नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में देखिए क्या क्या हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। ये जो यूनिट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है परमाणु संरचना और दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं आवर्ती गुण। उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती गुण, जिसको हम कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए पार्ट है उसके अंदर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है और जो बी पार्ट है उसके अंदर किसके बारे में बात की गई है? पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की गई है। पीरियोडिक जो आवर्त जो सारणी है उसके बारे में बात की गई है। कौन सा तत्व किस प्रकार से आएगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। अब जब हम स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं, आपको ध्यान हो तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट फर्स्ट। और किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डी ब्रोगली ने जो द्रव्य तरंगें थी वो किस प्रकार से थी, क्या थी, मतलब डी ब्रोगली का सिद्धांत। उसके बाद में हम करेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। उसके बाद में हम बात करेंगे परमाणुीय कक्षकों के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे साई और साई स्क्वायर की सार्थकता के बारे में। साई और साई स्क्वायर की जो सार्थकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में, त्रिज्या या कोणीय तरंग फलन के बारे में तथा प्रायिकता वितरण आरेख के बारे में। त्रिज्या और इसकी क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? क्वांटम संख्याओं में जैसे आप जानते हैं 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं आपने भी पढ़ी हैं 11th क्लास में। एक क्वांटम संख्या होती है जिसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक क्वांटम संख्या होती है जिसको दिगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक क्वांटम संख्या होती है जिसको एक मुख्य क्वांटम संख्या, एक दिगंशी क्वांटम संख्या, एक चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक चक्रण क्वांटम संख्या। तो 4 मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं N से, L से, M से और S से और S से। 4 प्रकार की क्वांटम नंबर होती हैं, उसको क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इसके त्रिज्या और कोणीय तरंग फलन, प्रायिकता वितरण आरेख। उसके बाद हम बात करेंगे एसपीडी कक्षकों की आकृतियों के बारे में, ऑफ्बो और पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से निकाला जाता है, कौन कौन से रूल उसके ऊपर काम करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हुंड की बहुलकता के नियम के बारे में, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। ऑफ्बो और पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में, हुंड की बहुलकता के नियम के बारे में। उसके बाद एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और EAN क्या होता है, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या जिसको हम बोलते हैं, या इफेक्टिव, उसके अलावा ये इसको बोलते हैं चार्ज, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसके अब सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्रोगली की मैटर वेव्स के बारे में, डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों के बारे में। देखिए डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों के विचार। देखिए अब धातुओं में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात की है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। वो देखिए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में कोई इस तरीके से एक प्लेट है। ठीक है, इस तरीके से एक प्लेट है, इसके ऊपर हमने प्रकाश को आपतित किया है कि प्रकाश इसके ऊपर आ रहा है। इस तरीके से इसके ऊपर प्रकाश की जो किरणें हैं वो आ रही हैं। अब ये कौन सी प्लेट है? ये है धात्विक प्लेट, धात्विक सतह, धात्विक प्लेट। ठीक है, यहां पर ये इस तरीके से ये धात्विक प्रकार की सतह है और ये इस तरीके से यहां पर ये पाए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए, ठीक है, अब जब प्रकाश की किरण यहां पर टकराएगी तो यहां से एक
इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देगी। इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की कोई किरण किसी धात्विक सतह से टकराती है, प्रकाश की किरण जब किसी धात्विक सतह से टकराती है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देती है। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश तो यहाँ पर आया और यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आवेश, और आवेश क्या करने लग गया, गति करने लग गया। और आवेश की गति ही क्या कहलाती है, आवेश की गति ही क्या कहलाती है, आवेश की गति ही कहलाती है विद्युत धारा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखिए, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव यह प्रदर्शित करता है कि प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है। इसके विपरीत कुछ गुण होते हैं जिसको ध्रुवण बोलते हैं, विवर्तन, रेफ्लिकेशन मतलब अपना पथ बदल लेना, ध्रुवण हो जाना, पोलराइजेशन हो जाना, ये प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को बताते हैं। अब जब हमने प्रकाश के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखा और ये जो ध्रुवण, विवर्तन इत्यादि है इनको देखा, तो इनसे हमें ये पता चल गया कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है ड्यूल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। कभी वह तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी वह किसकी तरह व्यवहार करता है, कणों की तरह व्यवहार करता है। अब डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने परमाणु के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत को देखा, उसके अलावा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को देखा और उसके अलावा आइंस्टीन के एक सिद्धांत को देखा जो उन्होंने दिया था कि प्रकाश की प्रकृति भी द्वैत होती है। आइंस्टीन का जो यहाँ पर सिद्धांत है उसके लिए आता है E = mc², और जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसके लिए आता है E = hν। अर्थात प्लांक तो क्वांटा के बारे में बात करता है और जो आइंस्टीन है वो और दूसरी एनर्जी के बारे में बात करता है। तो डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है अर्थात ड्यूल नेचर होती है, अर्थात वह एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्य के कण भी द्वैत प्रकृति के होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से प्रकाश द्वैत प्रकृति का ड्यूल नेचर का होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन या उसके जैसे छोटे कण भी क्या होंगे, ड्यूल नेचर के होंगे। इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण तथा तरंग की भांति व्यवहार करता है, अर्थात कण भी होता है और तरंग भी होता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों का नाम दिया, अर्थात इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली जो तरंगे हैं इनको ही क्या कहा जाता है, डी ब्रोगली वेव्स या डी ब्रोगली तरंगे कहा जाता है। वस्तुतः कणीय तथा तरंगीय गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समय के किसी एक बिंदु पर दोनों गुण एक साथ नहीं हो सकते। जब उसकी तरंग गुण प्रभावी होगा तो उसके कणीय गुण में कमी आ जाएगी, और जब उसका कणीय गुण प्रभावी होगा तब उसके तरंगीय गुण में कमी आ जाएगी। समय के किसी भी बिंदु पर कोई कण कणीय तथा तरंगीय दोनों को एक साथ नहीं दर्शा सकता। किसी प्रयोग में यदि हम उनके तरंगीय गुणों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके कणीय गुण नहीं दिखाई देंगे, और जब हम उसके कणीय गुण की बात कर रहे हैं तब उसके तरंगीय गुण नहीं दिखाई देंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति द्वैत होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके जैसे जो सूक्ष्म गतिशील कण होते हैं उनकी प्रकृति द्वैत होती है। वे कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं और कभी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की तुलना की गई है, यहाँ पर इन दोनों की तुलना की गई है। कणीय गुण कौन कौन से और तरंगीय गुण कौन कौन से हैं। कणीय गुण में है संवेग और तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा और आवर्ती। ठीक है, कणीय गुण होते हैं कणीय गुण जिनके अंदर कण की प्रकृति हो। किसी कण का संवेग होता है, ठीक है, संवेग होता है mv, तो इसमें द्रव्यमान भी हो गया, वेग भी हो गया। किसी कण की ऊर्जा भी होती है, तो कण की ऊर्जा भी होती है, कण का संवेग भी होता है। किसी तरंग के लिए क्या आता है, तरंग के लिए यहाँ पर ये होती है वेवलेंथ लैम्डा, आवर्ती होती है न्यू। तो इस तरीके से ये तरंगीय गुण है, तरंगदैर्घ्य और आवर्ती, वेवलेंथ और आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। और ये कौन से गुण है, कणीय गुण जिसको मोमेंटम और एनर्जी कहा जाता है, संवेग और ऊर्जा। इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसको डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। डी ब्रोगली ने यह कहा कि प्लांक समीकरण E = hν के अनुसार किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा और आइंस्टीन समीकरण E = mc² के अनुसार, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्लांक कहता है कि
E बराबर होता है एच न्यू के, अर्थात एक फोटोन के क्वांटा के। और जो आइंस्टीन है वो ये कहता है कि E बराबर किसके होता है, mc² के होता है। m यहाँ पर द्रव्यमान है और c यहाँ पर प्रकाश का वेग होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो E बराबर mc² आइंस्टीन समीकरण से आ गया, E बराबर h न्यू प्लांक समीकरण से आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से, मतलब हम समीकरण 1 और 2 को अगर हम लेकर चलें तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा h न्यू = mc², क्योंकि इनकी एक साइड, ये साइड अगर समान है, मतलब इनकी राइट हैंड साइड अगर समान है, इधर से इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अगर समान है तो इनकी राइट हैंड साइड भी अपने आप समान हो जाएगी। तो E बराबर E है तो h न्यू बराबर किसके हो जाएगा, mc² के। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, अथवा अब हम क्या कह सकते हैं, वहां पर क्या था, वहां पर ये था h न्यू = mc²। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से एक c को उठाकर इधर लेकर आते हैं, hc तो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, hc क्या हो जाएगा, मतलब हमारे पास में जो समीकरण थी वो ये थी h न्यू = mc², उससे ये समीकरण बन गई। c को इस तरफ लेके आए, h न्यू/c = mc। अब न्यू किसके बराबर होता है, न्यू बराबर होता है c/λ के, c/λ के, मतलब प्रकाश के वेग और वेवलेंथ के भाग के बराबर होता है। तो न्यू = c/λ। c यहां पर क्या है, c यहां पर प्रकाश का वेग है, न्यू इसकी आवृत्ति है और लैम्डा इसका वेवलेंथ है। समीकरण 4 से न्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर ये समीकरण 3 है, यहां से इसका मान रख दिया तो hc आ गया, न्यू की जगह पर c/λ आ गया, c से c कैंसिल हो गया, तो hλ = mc। तो λ = h/mc, लैम्डा इधर आ जाएगा, h उधर, h/mc। यहां c प्रकाश का वेग है और किसी प्रकाश के कण के लिए mc का मान वही होता है जो किसी साधारण कण के लिए mv का मान होता है। c यहां पर क्या है, c यहां पर प्रकाश का वेग है और किसी भी प्रकाश के कण के लिए mc का मान वही होता है जो किसी साधारण कण के लिए mv का मान होता है। अतः एक साधारण कण के लिए लैम्डा = h/mv। तो साधारण, अब mc की जगह पर हमने mv रख दिया, क्योंकि mc तो प्रकाश के वेग के बारे में बात हो रही है, प्रकाश के संवेग के बारे में बात हो रही है, प्रकाश के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, और जब हम mv के बारे में बात करेंगे तो किसी भी कण पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि c जो होता है, c तो प्रकाश का वेग है, v जो होता है, v किसी भी कण का वेग हो सकता है। समीकरण 6 ही डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है, अथवा डी ब्रोगली का तरंग समीकरण कहलाती है। इस समीकरण के अनुसार mv = h/λ, mv = h/λ। तो m का मतलब है द्रव्यमान, v का मतलब है वेग, तो द्रव्यमान मास इनटू वेग बराबर h/λ, मतलब वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। अब इसको देखिए, ये जो होता है mv, इसको बोलते हैं संवेग या मोमेंटम। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगी, h/वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। तो संवेग, अब h जो होता है ये क्या होता है, स्थिरांक, इसको हम यहां से हटा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेग व्युत्क्रमानुपाती है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी तरंग दैर्ध्य के या वेवलेंथ के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से जो डी ब्रोगली सिद्धांत है उसकी परिभाषा यहाँ पर क्या बनेगी, उसको ध्यान से देखिए क्या परिभाषा बनेगी। गति करते हुए किसी भी कण का संवेग, देखिए यहाँ पर ये संवेग है, गति करते हुए किसी भी कण का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ प्लांक स्थिरांक h उसका अनुपातिकता स्थिरांक है। गति करते हुए किसी भी कण का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ जो प्लांक स्थिरांक h है उसकी अनुपातिकता का स्थिरांक होता है। गति करते हुए कणों अर्थात द्रव्य तरंगों से संबंधित वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। कोई गति करता हुआ कण है तो उसके जो द्रव्य तरंगे हैं उससे जो जुड़ा हुआ तरंग दैर्ध्य है उसको क्या बोला जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाएगा। डी ब्रोगली समीकरण उन सभी पर लागू की जा सकती है जो इलेक्ट्रॉन या उसके जैसे छोटे कण हैं।
बड़े कणों में भी वेवलेंथ होती है, लेकिन बड़े कणों में उनका द्रव्यमान वगैरह ज्यादा होने के कारण हमने यही कहा है कि दोनों गुण एक साथ नहीं दिखाए जा सकते। बड़े कणों के अंदर उनका वेवलेंथ, उनका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होता है, तो जब द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा तो उसका तरंगीय गुण कम हो जाएगा, अर्थात उसकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि हम सामान्य तौर पर ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्हें किसी विधि द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं होता। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसका एक क्वेश्चन है, देखिए एक कण के संवेग का परिकलन कीजिए। एक कण जो है उसके संवेग का कैलकुलेशन करना है, जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मान 2.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है। एक कण के संवेग का परिकलन करना है जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मान 2.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है। एच यहाँ पर क्या है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो डी ब्रॉगली सिद्धांत से कण का संवेग क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा। h और लैम्डा के मान रख दो, संवेग तो हमने अभी ज्ञात किया, h अपॉन लैम्डा ही था, वहां पर हमने उसको इसी तरीके से बनाया था कि देखिए ये समीकरण क्या बनी हुई थी, समीकरण थी mv इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, mv यहाँ पर आ जाएगा, तो mv रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि स्थिरांक है। ठीक है, तो वही समीकरण हमने यहाँ पर रखी है, संवेग अर्थात mv बराबर h अपॉन लैम्डा, संवेग बराबर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स बटा 2.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो इन दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, 2.64 इंटू 10 की पावर -24 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, संवेग ज्ञात कर लेंगे। संवेग में क्योंकि दोनों चीजें होती हैं, वेग भी होता है, वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, और उसके अंदर द्रव्यमान भी होता है, तो द्रव्यमान किलोग्राम होता है, तो संवेग का मात्रक क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, 100 ग्राम का एक पिंड 1000, अब यहाँ से हम देखिए दोनों चीजों के बारे में तुलना भी कर सकते हैं। 100 ग्राम का एक पिंड 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, और एक हमारे पास अन्य पिंड है जिसकी सहनती क्या है, बहुत कम है, देखिए 9.1091 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम है, और ये 2.188 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। दोनों के लिए वेवलेंथ की गणना ज्ञात कीजिए और बताइए कि किसकी वेवलेंथ को हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पिंड के लिए लैम्डा बराबर h अपॉन mv, दोनों के लिए यही आएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन mv ही आएगा। अब देखिए जैसा कि हमने पहले देखा था कि जिसके लिए m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके लिए तरंगीय गुण उतने ही कम हो जाएंगे। प्रथम के लिए जो m की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा का मतलब है 100 ग्राम, और दूसरे के लिए जो m की वैल्यू है वो काफ़ी कम है, उसका मतलब है लगभग 10 की पावर -28, 9.1091 इंटू 10 की पावर -28 है। तो इसके लिए हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का मान यहाँ पर 100 ग्राम दे रखा है पहली स्थिति में, v का मान यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स दे रखा है। समीकरण में मान रख दिए लैम्डा बराबर 6.6256 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड बटा 100 ग्राम इंटू 1000 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से जो अर्ग होता है वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 होता है, तो इसके लिए यहाँ से मान आ जाएगा 6.6256 इंटू 10 की पावर -32 सेंटीमीटर। दूसरे ये पहले कण के लिए इतनी वैल्यू आ गई, बहुत कम वैल्यू है जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे कण के लिए जो m की वैल्यू है वो काफी कम है, v की वैल्यू भी कम है लेकिन m की वैल्यू काफी कम है, तो उसको रखते हैं। तो उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो आती है 3.324 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अब इसको ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि उसको हम प्रायोगिक परिस्थितियों में ज्ञात ही नहीं कर सकते। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि किसी भी पदार्थ में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अर्थात उसमें कण भी होता है तरंग भी होता है, लेकिन क्योंकि जब उसका कणीय गुण बढ़ जाएगा तो उसका तरंगीय गुण इतना कम हो जाएगा कि हम उसको डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट देखिए, प्रथम स्थिति में लैम्डा का मान इतना कम है कि प्रायोगिक परिस्थितियों में इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, जबकि दूसरी स्थिति जब कण का आकार बहुत छोटा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा का मान x किरणों के वेवलेंथ का क्षेत्र है और इसे ज्ञात किया जा सकता है।
उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों का महत्व केवल अति सूक्ष्म कणों के लिए है, बड़े पिंडों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बड़े जो कण होते हैं उनको उनके जो वेवलेंथ वगैरह उसको इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः हम ये मान सकते हैं कि जो बड़े कण होते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की डी ब्रोगली वेव या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य नहीं होती। अब देखिए हम कुछ कणों की तरंगदैर्ध्य के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसका द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जो इसका वेग होता है वो होता है 1.2 × 10⁵ मीटर सेकंड इनवर्स, और जो इसकी वेवलेंथ होती है वो होती है 60.67 एंगस्ट्रॉम। हीलियम के लिए जो इसका द्रव्यमान होता है वो होता है 6.6 × 10⁻27, वेग इसका होता है 1.4 × 10⁻3 और वेवलेंथ इसकी होती है 0.71। उसके बाद में जिनॉन के लिए इसका जो द्रव्यमान होता है 2.2 × 10⁻25, वेग इसका जो होता है वो होता है 2.5 × 10⁻2 और वेवलेंथ जो होती है वो होती है 0.12। अब देखिए यहां पर जैसे जैसे हमने द्रव्यमान के बारे में बात की, देखो इसका द्रव्यमान सबसे कम था और इसकी वेवलेंथ का मान सबसे ज्यादा है, इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ का मान सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी वेवलेंथ का मान इतना कम हो जाता है कि उसको हम प्रैक्टिकली ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि डी ब्रोगली जो होती है वो इलेक्ट्रॉन या उसके जैसे किसी सूक्ष्म कण पर तो लागू की जा सकती है, इसके अलावा कहीं और पर उसको लागू करना उतना आसान नहीं है या उसको लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, द्रव्य तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य अंतर क्या होता है, इसको देखते हैं। द्रव्य तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य अंतर देखो, द्रव्य तरंगों का मतलब होता है वह तरंगें जो किसी कण के साथ में जुड़ी हुई हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब होता है जो कहीं से निकल रही हैं और कहीं पर प्रसारित की जा रही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ बात यह ध्यान रखने की है कि द्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। भिन्नता के मुख्य कारण क्या है कि द्रव्य तरंगों का जो वेग होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में बहुत कम है। इन्हें शून्य में विकृत नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे निर्वात में जो द्रव्य तरंग होती है उसको विकृत नहीं किया जा सकता, रेडिएट नहीं किया जा सकता। ये सामान्यतः किसी कण से उत्सर्जित होती हैं। देखो जो द्रव्य तरंगें होती हैं ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती, उसके साथ ही जुड़ी रहती हैं, मतलब उससे संबंधित होती हैं, वहां से उत्सर्जित नहीं होती, उससे संबंधित होती है। सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में द्रव्य तरंगों के वेवलेंथ का मान बहुत कम होता है। तो सभी चीजें, वेग का मान बहुत कम होगा, जो मैटर वेव्स हैं उनके लिए उनके वेवलेंथ का मान बहुत कम होगा। उसके अलावा ये जो है वो किसी कण से अलग नहीं होंगी, उस कण के साथ हमेशा जुड़ी ही रहेंगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं द्रव्य तरंगों के बारे में, तो जो द्रव्य तरंगें होती हैं इनको शून्य में विकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी कण निर्वात में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता। सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो उपयोगिता है वो बोर के उस मॉडल में है जहां उसने कहा था कि NVR = NH/4 पाई NH/2 पाई, अर्थात NVR जो होता है NH/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। देखिए डी ब्रोगली समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता किसमें है, परमाणुीय संरचना में, और परमाणुीय संरचना में भी किसमें है, बोर के परमाणु प्रतिरूप में। परमाणुीय संरचना में है, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में एक पोस्टुलेट दिया था, उसमें यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। बोर सिद्धांत में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर इसको आसानी से समझाया जा सकता है। कैसे, माना एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ में तभी गति करेगा जब इसके ऊपर इस तरीके से तरंग की तरह गति कर रहा है। अगर वो तरंग की तरह गति नहीं करेगा तो अंदर की तरफ काट देगा एक दूसरे को। ठीक है, इसके लिए जो संबंधित तरंग है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। स्पष्ट है तरंग उसी अवस्था में, अब देखो तरंग के लिए क्या होता है, वेवलेंथ, ये इसकी वेवलेंथ होती है, इसके बीच की दूरी वेवलेंथ होती है और इनके बीच की दूरी वेवलेंथ होती है, मतलब दो जो ग्रथ हैं, दो जो शरण है उनके बीच की दूरी, मतलब जो ऊपर वाले मैक्सिमा है उनके बीच की दूरी, और दो जो मिनिमा है उसके बीच की दूरी क्या होती है, उसको बोलते हैं उसकी
हम क्या कह सकते हैं उसको, लैम्डा। ठीक है, तो जब ये इसके ऊपर इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, जब ये इसके चारों तरफ इस तरीके से तभी घूम सकती है जब इसकी वेवलेंथ जो है वो इसके बराबर की हो या इसके आसपास की हो, इसके अलावा ये घूम नहीं सकती। स्पष्ट है कि तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब उस वृत्त की परिधि का मान उस तरंग की वेवलेंथ लैम्डा का कोई पूर्ण गुणज हो, अर्थात 2 पाई आर बराबर क्या हो, एल लैम्डा। समीकरण 7 में लैम्डा का मान समीकरण 6 में रखने पर 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम पी, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम पी। तो एम वी आर किसके बराबर होगा, एम वी आर, तो यहाँ पर एम वी आर हो जाएगा, एम वी आर बराबर किसके हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई के। यही बोर का अभिगणित है, यही बोर का सिद्धांत होता है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम पी और एम वी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई के। डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन, डी ब्रोगली समीकरण के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम डेविसन और जर्मर का एक प्रयोग करेंगे, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। माना कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर ई आवेश है विभव पोटेंशियल V द्वारा त्वरित होता है तब इसकी गतिज ऊर्जा EV के बराबर होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² से प्रदर्शित कर सकते हैं और यहाँ V इलेक्ट्रॉन का वेग है, अतः 1/2 mv² बराबर क्या होगा, EV के, और न्यू स्क्वायर या वी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 2ev अपॉन m के। v किसके बराबर हो जाएगा, √2ev अपॉन m के। v के इस मान को डी ब्रोगली समीकरण में रख दो तो h अपॉन ये यहाँ पर v का मान आ गया, ठीक है, m का m आ गया, बाकी सब कुछ वहां पर आ गया, तो 2v e m हाफ रूट है इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, यहां पर हमने बाकी सभी चीजों का h का मान रख दिया। h का मान रखने के बाद में जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई है वो आती है 12.26 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट इसका रूट मीटर, ठीक है। यहाँ वोल्ट त्वरित विभव है, अथवा लैम्डा इज इक्वल टू 12.26 ये बटा में 12.26 इंटू 12.26 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन रूट वी एम। तो यहाँ ये k के बराबर, इसको हमने k के बराबर मान लिया तो k अपॉन रूट वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू अब इसकी जगह पर 1 रख दो, तो लैम्डा रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी आवेश युक्त जो कण है, इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी आवेश युक्त कण हो, उसकी वेवलेंथ त्वरित विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये त्वरित विभव है, इसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से त्वरित किया जाए, यदि v बराबर 100 हो तो हम इसका मान रख देंगे, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 1.226 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे 1.226 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर इसके बारे में पता किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, डेविसन और जर्मर के प्रयोग के द्वारा भी हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब देखो, यदि इसी विभव को 10 वोल्ट से 10,000 वोल्ट के बीच में परिवर्तित करते हैं, ये जो विभव हमारे पास हमने 100 वोल्ट लिया है, इसको 10 से लेकर 10,000 वोल्ट के बीच में परिवर्तित करते रहें तो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ लैम्डा का मान 3.877 एंगस्ट्रॉम से 0.1226 एंगस्ट्रॉम तक परिवर्तित किया जा सकता है, और एक्स किरणें भी इसी के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्स किरणों की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन कण होता है हम जानते हैं, लेकिन वो एक्स किरणों की तरह व्यवहार करता है, तो इसका मतलब वो किरण भी होती है, तो ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद डेविसन और जर्मर का प्रयोग है। डेविसन और जर्मर का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, इसका एक बार आप डायग्राम बना लीजिए डेविसन और जर्मर के प्रयोग में किस तरीके से होगा। ये सबसे पहले डायग्राम को बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले डेविसन और जर्मर ने एक प्रयोग किया, यहाँ पर इसको 54 वाट से त्वरित किया, यहाँ से त्वरित इलेक्ट्रॉनों के पुंज को इस निकल के क्रिस्टल पर भेजा। उसके बाद में विवर्तित इलेक्ट्रॉन जो है उसको इस संग्राही के ऊपर इसने लिया और गैल्वेनोमीटर के द्वारा इसके अंदर जो विक्षेप है उसका हमने पता लगा दिया। देखिए ये क्या है, अब यहाँ से ग्रेटिंग मिलती है, विवर्तन ग्रेटिंग मिलती है। जहाँ जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पुंज जाएगा, वहाँ पर डॉट बनते जाएंगे और यहाँ से ग्रेटिंग मिलेगी, जो ग्रेटिंग एक्स किरणों के जैसी होगी, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स किरणों की भांति व्यवहार करता है। देखिए, डेविसन तथा जर्मर ने अपने प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली समीकरण का सफलतापूर्वक सत्यापन करके बताया। उनके द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण का सरल रेखा चित्र यहाँ पर दिया गया है। एक गर्म तार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है,
जिसे एक स्लिट से प्रवाहित कर एक पतले पुंज के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को 40 से 68 वोल्ट तक की आवेशित पत्तियों द्वारा त्वरित करते हैं और एक निकेल क्रिस्टल पर भेज दिया जाता है। त्वरित इलेक्ट्रॉन से समन तरंगों को एक्स किरणों के परिसर का होता है, तो जो यहाँ से आता है वो एक्स किरणों के अंदर हम उसको सेट कर सकते हैं, उसके परिसर का वो आएगा। नेक्स्ट देखिए, अतः निकेल क्रिस्टल से ये किरणें थीटा पर विवर्तित हो जाती है। हमने देखा विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की दिशा को जो संग्राही है, डिटेक्टर है, उसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं और उस स्थिति में गोलीय स्केल पर पढ़ लेते हैं। अलग अलग कोण पर इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता को भी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार बने हुए डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो ये पैटर्न है, ये इलेक्ट्रॉन पुंज का है, एक्स किरण का है, तो ये लगभग एक जैसे ही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और एक्स किरण का जो विवर्तन पैटर्न होता है एक जैसा है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रकृति भी एक्स किरणों की भांति तरंगीय होती है। ये इसके पैटर्न के डायग्राम आपको बनाने हैं, ये देख लीजिए एक बार। एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कोई एक्स किरण नहीं है, उसकी प्रकृति किरणों की तरीके की है, लेकिन वो एक्स किरण नहीं है। उपयुक्त प्रयोग में देखा गया है कि जब 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज को 50 डिग्री कोण परिवर्तित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता सर्वाधिक होती है। इस अवस्था में लैम्डा का मान 1.668 एंगस्ट्रॉम आता है, जो कि एक्स किरणों के वेवलेंथ से मेल खाता है। मतलब जब हम उसको 54 वोल्ट से त्वरित करेंगे, 50 डिग्री के कोण परिवर्तित करेंगे तो लैम्डा का मान सर्वाधिक आएगा, जो एक्स किरणों के वेवलेंथ से मेल खाएगा। अतः हम इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर ब्रेग समीकरण को लागू कर सकते हैं और हम कह सकते हैं n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। यहाँ पर n क्या है, पूर्णांक है, लैम्डा अधिकतम तीव्रता पर वेवलेंथ है, d क्रिस्टल के विभिन्न तलों के मध्य की दूरी है और थीटा विवर्तन कोण है। इससे इलेक्ट्रॉन तरंग की वेवलेंथ का मान ज्ञात किया जा सकता है। डेविसन और जर्मर ने इसका जो मान था वो 1.65 प्राप्त किया, जो कि डी ब्रोगली समीकरण से भी यही आता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण जो होती है वो एकदम सही प्रकार की समीकरण है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले तो आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के इसके बारे में पता होना चाहिए है क्या, ठीक है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत ये बताता है कि आप किसी भी जो कण है उसकी स्थिति और जो संवेग है उसको एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, और स्थिति और संवेग का जो गुणनफल होता है, इसमें जो अंतर का गुणनफल होता है वो h/4π का पूर्ण गुणज होता है। असमानता समीकरण सन 1927 में बर्नर्ड हाइजेनबर्ग ने इसको दिया था। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। मुख्य तौर पर समीकरण ये है, देखिए, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों के मान को बिल्कुल सही ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों के मान को बिल्कुल सही करना संभव नहीं है। अगर हम एक के मान को सही तरीके से ज्ञात कर लेंगे तो दूसरे का मान अनिश्चित हो जाएगा, और अगर हम दूसरे के मान को ज्ञात कर लेंगे तो पहले का मान अनिश्चित हो जाएगा। यही इसका सिद्धांत है। इसने कहा कि इनकी जो अनिश्चितता है उसका गुणनफल h/4π का पूर्ण गुणज होता है, या तो उसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। तो इसका मतलब यही मान इसके अंदर हम लिखेंगे, या तो उससे बराबर होगा या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इन सब चीजों के बारे में आज हमने बात की। तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम भी। ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं। इलेक्ट्रॉन का वेग की अनिश्चितता डेल्टा वी का परिकलन करो, जिसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स का मान 100 पिकोमीटर है। पिकोमीटर में 10⁻⁻12 होते हैं। तो हमको ये पता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू h/4π। किसी कण का संवेग p और उसकी सहती और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो डेल्टा p किसके बराबर होगा, m डेल्टा v के। तो डेल्टा एक्स m डेल्टा v बराबर होगा h/4π के, डेल्टा v बराबर होगा h/4π डॉट m डेल्टा एक्स के। डेल्टा एक्स हमको 100 पिकोमीटर दे रखा है, जिसको 10⁻⁻10 मीटर बोलते हैं। h की वैल्यू उसके अंदर हम रखेंगे। m की वैल्यू निश्चित होती है 9.1 × 10⁻31। उपयुक्त सारे समीकरण इसके अंदर रखने के लिए डेल्टा v इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, बाकी सारे के सारे मान रख के हमको यहाँ पर जो संवेग में अनिश्चितता है वो इस तरीके से प्राप्त होती है। मेन समीकरण जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से प्राप्त होती है उसको बोलते हैं ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अर्थात स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता का गुणनफल h/4π के बराबर होता है। तो आज हमने इन सब के बारे में बात की।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।